हेलो गाइस। सो गाइस, आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसका नाम है सुपरफ्लोस एंड स्लैंग्स। सुपरफ्लोस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। जब कोई चीज़ का इस्तेमाल आप आवश्यकता से अधिक करें, उसे बोलते हैं सुपरफ्लोस। यानी कि जहाँ कुछ वर्डों का इस्तेमाल एक बार होने के बाद दोबारा हो रहा हो, सेम वर्ड को आप लोग बोल देते हैं सुपरफ्लोस। लाइक मैंने कहा, आपने भी बचपन में गलती की होगी, मैंने कहा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। सो ये आपका सेंटेंस हुआ रॉन्ग, क्योंकि जब आपने रिस्पेक्टेड कह ही दिया है तो आपको सर कहने की जरूरत नहीं है, और जब आपने सर कह दिया है तो फिर रिस्पेक्टेड कहने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से रिस्पेक्टेड हटाना होगा। सर का मतलब ही रिस्पेक्ट है, सर का मतलब ही यहाँ पे रिस्पेक्ट से है। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रिस्पेक्टेड सर। लेकिन बचपन में हम सब ने ये गलतियाँ की होंगी। अपना लेटर लिखते समय, एप्लीकेशन लिखते समय आपने भी शायद ये गलतियाँ की हों, और हो सकता है कि अब भी आप ये गलतियाँ करें। कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे कि सी एच सर का एग्ज़ाम के तुरंत बाद एक उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रख दिया है, और उस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपसे लेटर या ऐसे लिखवाए जाते हैं, और उस लेटर या ऐसे में बच्चे जो है रिस्पेक्टेड सर लिख दें अगर, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? उसका पहली लाइन पे ही क्वेश्चन कट जाएगा। यस, डेफिनेटली उसका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है इसका वो गलत है। सुपरफ्लोस किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर जो एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सुपरफ्लोस। जैसे कि आपने कहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड के बाद ऑफ टाइम का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि पीरियड का अर्थ ही यहाँ पे अवधि या समय का हिस्सा है। यस, उसी तरह से आपको होते हैं स्लैंग। स्लैंग क्या होते हैं बच्चों? स्लैंग जैसे किसी क्षेत्र विशेष में भाषा जो बोली जाती है उसको बोल देते हैं स्लैंग। हालांकि वो गंदी भाषा बोल दीजिए इसको, यानी कि भद्दी भाषा बोल दीजिए। स्लैंग का मतलब वो भाषा जो गंदी भाषा हो या भद्दी भाषा हो। यस, यानी कि जिसका प्रयोग कुछ क्षेत्र विशेष के लोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम लोग ठीक हैं। क्लियर बात? और वो दूसरी बात तो ये है कि उनकी भाषा को लोग समझ भी रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और तो सब लोग समझ रहे हैं। जैसे कि आजकल गाँव में बोली जाने वाली भाषा, गाँव में बोली वाली जाने वाली भाषा, जैसे हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं हिंदी, तो ऐसे विदेशों में भी गाँव होंगे, वहाँ पे भी लोग बोलते होंगे अंग्रेजी, और वहाँ के लोग अपनी अंग्रेजी बोलते होंगे, गाँव वाली अंग्रेजी। तो जैसे हमारे यहाँ गाँव वाली हिंदी बोलते हैं, तो क्या है ये हमारे यहाँ के स्लैंग, उनके यहाँ के भी स्लैंग है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी अंग्रेज है। जो गाँव का बंदा बोल रहा है वहाँ पे, हम तो उसे भी देख के खुश हो जाएंगे। तो उसी की भाषा कॉपी करके हम लोग यहाँ पे ले आए। जैसे कि हम लोग यहाँ गाँव की भाषा में बोल लेते हैं किंगे, इबाल, यस, तड़क की तड़क। तो ये वर्ड अगर आप डिक्शनरी में ढूंढें, आपको ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, हिंदी वाली में भी। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ये शब्द है ही नहीं। इस शब्दों को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है अपने प्रयोग के लिए, अपने लंबे समय से चलते आ रहे हैं उनके यहाँ पे, इसलिए वो उसको यूज़ कर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि ये शब्द सही नहीं है। जब वो शहर में या किसी और राज्य में जाते हैं तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद उधर जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे ये समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उसे बोलते हैं स्लैंग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आपने सुना होगा। यहाँ जैसे कि पहला वर्ड आपका आ रहा है, कह रहा है कि फ्रीशिप। लेक्चरशिप का खूब प्रयोग बोलचाल में, भाषा में लोग करते हैं, लेकिन फ्रीशिप का शुद्ध रूप है फ्री स्टूडेंटशिप, और लेक्चरशिप का शुद्ध रूप है लेक्चरशिप। यस, कुछ लोग लगाते हैं ना फ्रीशिप, एग्जाम में आएगा लिखा हुआ आपका फ्रीशिप, समझो ये गलत है। आपका इसका आंसर होना चाहिए था फ्री स्टूडेंटशिप। क्या होना चाहिए था? फ्री स्टूडेंटशिप। और लेक्चरशिप LECTURESHIP, लेक्चरशिप का जो शुद्ध रूप है ये आपका लेक्चरशिप है। आपका लिखा है साइड में ही दिख रहा होगा आपको, LECTURESHIP, लेक्चरशिप। ठीक है, तो फ्री स्टूडेंटशिप लेक्चरशिप का इनका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ लेक्चरशिप। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह शब्दों का इस्तेमाल हम लोग गलत करते हैं। जैसे कि आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा कि वह मेरी कज़न सिस्टर है, वह मेरी कज़न सिस्टर है। तो कज़न के साथ में आप सिस्टर लगा रहे हैं, जबकि आपने जब कह दिया है कज़न तो अपने आप में ही काफ़ी है। सामने वाला खुद समझ जाएगा कि वो लड़का है लड़की, जब आप उसे मिलवा रहे हैं। तो आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और वो कह रहा है कि ये जो लड़की मेरे बराबर में खड़ी है ये मेरी कज़न सिस्टर है, आपको सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कज़न कहिए, वो खुद समझ जाएगा कि इसकी बहन ही होगी, बिकॉज दिख रहा है उसको भी कि फीमेल है। यस, बोलते वक्त तो ऐसे, और लिखते वक्त आप लिखेंगे ही इज़
ही इज़ माई कज़न, वह मेरा कज़न है, या फिर शी इज़ माई कज़न। सो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि वो ही है तो भाई होगा और शी है तो बहन होगी। आप इनके साथ में कज़न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर बात? नाम से पता चलता है कि वो आपका कज़न है। या फिर आप नाम लगा दें साथ में कि रूपाली इज़ माई कज़न, सुनील इज़ माई कज़न, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वो कज़न की ही बात कर रहा है। उसके बाद में और देखिए कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ और भी बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं। हम लोगों ने अक्सर गलती की होगी, आप लोग भी बोल देते हैं अक्सर। इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त तो बहुत लोग करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त क्या करते हैं लोग बाग, ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट, व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट। कई बार बोल देते हैं लोग व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट, जबकि ये गलत है। आपको यहाँ बोलना होगा व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, नॉट बर्थडे डेट, क्योंकि बर्थडे का मतलब होता ही वो डे जिस दिन आप पैदा हुए थे, और फिर डेट आप साथ में जोड़ रहे हैं। सो ये भी है आपका एक सुपर फ्लॉज। व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि सही होता। एक और बहुत ही प्यारा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग स्पीकिंग करते वक्त। बोल देते हैं कि सर व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका शुभ नाम। हिंदी में बोल देते हैं आपका शुभ नाम सर। अगर उस व्यक्ति का शुभ नाम है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई अशुभ नाम भी होगा। यस, अगर किसी व्यक्ति का आप शुभ नाम पूछ रहे हैं तो उसका अशुभ नाम भी होगा कोई ना कोई, ये तो कन्फर्म है, फिर सिंपल सी बात है। सो व्हाट इज़ योर गुड नेम कहना यहाँ पे सरासर रॉन्ग होगा। आप यहाँ पे ऐसा कहेंगे नहीं व्हाट इज़ योर गुड नेम, आप सिर्फ पूछिए कि व्हाट इज़ योर नेम। गुड और बैड लगाना सही नहीं है इस तरह सेंटेंसेस के साथ में। यस, क्लियर बात? आप ये नहीं कहेंगे कि व्हाट इज़ योर गुड नेम या व्हाट इज़ योर बैड नेम, आप पूछिए सिर्फ व्हाट इज़ योर नेम। वो अपने आप समझ जाएगा कि गुड और बैड क्या है। पहली बात तो हम लोगों को लगता है कि शायद ये सही होगा, हम उसको और सम्मान दे रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तब आप इस तरह शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्त वगैरह के लिए आप इस तरह शब्द इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। ये भी बात कमाल की है। आपको लगता है कि बहुत अच्छे लोगों से मिल रहे हैं तो ये बात सही है। यस, आगे देखिए ध्यान से। उस तरह से ही कई बार आप लोग अक्सर जब देखता हूँ मैं, कई बार ओहो, जब आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल ला के दे दिया, आपके मोबाइल का बॉक्स हाथ में, आप ओहो ये तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ यानी कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कैसा सरप्राइज़ है पापा, ये तो मेरे लिए मोबाइल आपके हाथ में है, आप करें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, तो ये गलत हो गया भाई। सरप्राइज़ होता ही अनएक्सपेक्टेड है। सरप्राइज़ का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो। आपको मैंने अचानक रात को लाके मोबाइल दिया, आपने देखा अरे सर मोबाइल, ये तो मैं देखा ही नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी, तो इसकी मोबाइल भी होगा मेरे पास में। तो मोबाइल अपने आप में ही अनएक्सपेक्टेड है। आपको अनएक्सपेक्टेड के साथ में सरप्राइज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप सरप्राइज़ के साथ में अनएक्सपेक्टेड ना लगाएं, ये अपने आप में ही रॉन्ग है। अक्सर हम लोग हिंदी बोलते वक्त भी इस तरह गलतियाँ करते हैं, लेकिन बच्चों हिंदी हमारी मातृभाषा है, और बात अगर लिखने की हो तो वो भी रॉन्ग है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मातृभाषा है तो आप लिखते वक्त गलतियाँ कर देंगे, लेकिन अक्सर गलती कर देते लिखते वक्त। लाइक आप किसी से सवाल पूछते हैं, किसी से एड्रेस पूछते हैं कि सर मुझे वहाँ जाना था, वो कहेगा बस एक काम करना, आगे जा कर के लेफ्ट हो जाना, और लेफ्ट जा कर के थोड़ा सा राइट होना, और फिर राइट जा कर के राइट राइट राइट, और उसका आगे जा कर के एक गोल चक्कर आएगा। क्या आएगा आगे जा कर के? एक गोल चक्कर। उस गोल चक्कर के बिल्कुल क्रॉस करके ही आपका घर आ जाएगा वो। अब जो उसने गोल कह ही दिया, जब आपने गोल कह ही दिया है तो आपको चक्कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चक्कर होता ही गोल है। यस, या तो आपको सिर्फ एक चक्कर आएगा, गोल तो नहीं कर सकते, एक चक्कर आएगा, वहाँ पे क्रॉस करके आपका घर आ जाएगा। गोल कहने की इसके साथ में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गोल और चक्कर का मतलब दोनों सेम ही है। क्लियर बात? लेकिन हम लोग बोलते हैं इस तरह से। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हिंदी में भी आजकल हम लोगों ने सुपर फ्लोज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आदत बन चुकी है, बहुत बड़ी आदत बन चुकी है। हिंदी बोलते वक्त तो मैंने कई बार लोगों को देखा है, अक्सर बहुत बोलते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त, क्रिकेट देखते वक्त कहते हैं कि आज का कैच उसने बहुत बढ़िया पकड़ा, कैच बढ़िया पकड़ा उसने आज का। ज़रा देखिए ध्यान से, कैच बहुत अच्छा पकड़ा। जब कैच ही बोल दिया आपने तो पकड़ा बोलने की जरूरत क्या थी, क्योंकि कैच का ही तो मतलब पकड़ना है। यस, सो इस तरह से हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं अपने सुपर फ्लॉज में। और देखिए कुछ जो बुक में भी छपी हुई हैं वो भी देखिए, मैं जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसे भी देखते रहिएगा। अगला है कंसेंसस ओपिनियन
यहाँ पे इसमें ओपिनियन का रूप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही है सामूहिक विचार। सामूहिक विचार जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका CO, क्या आ जाए CO या COM या CON, आप समझ जाइए कि ये कंबाइन यानी कि कम से कम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 2 से ज़्यादा लोगों के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आप लोग बोल देते हैं कंबाइन, कनेक्ट, को एजुकेशन। सो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, इसलिए CO हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बार बार। यस, सो ये भी आपका एक प्रोसीजर है, अक्सर हम लोग जो गलत बोल देते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्ड इसने इस्तेमाल करा, कंसर्ट हस्बैंड एंड वाइफ। कंसर्ट हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए ये बड़ा प्यारा वर्ड है कंसर्ट, जो आजकल चल रहा है बहुत, CONSORT। कंसर्ट का मतलब ही हस्बैंड या वाइफ से है, हस्बैंड या वाइफ से है। आपको इनके साथ अलग से हस्बैंड या वाइफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ अलग से हस्बैंड या वाइफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है। कंसर्ट हस्बैंड या वाइफ अपने आप में ही पूरा क्लियर है, आपको खाली कंसर्ट से ही काम चलेगा। कंसर्ट जिसका मतलब होता है कि शासक का पति या पत्नी। अगर आदमी बोल रहा है, जैसे कि शी इज़ माई कंसर्ट, तो उसका मतलब वो कह रही है कि वो मेरे पति हैं। अगर जेंट्स बोल रहा है तो समझो पत्नी है। अगर शी के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पति, ही के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पत्नी। ये बात ध्यान रखें। तो वो कह रहा है कि शी इज़ माई कंसर्ट, यानी कि वह मेरी पत्नी है, ही इज़ माई कंसर्ट, वह मेरे पति हैं। सो आप खुद ही अंदाजा लग जाएगा यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहा है वो और क्या बात कहना चाह रहे हैं। क्लियर बात, दोनों को सेंटेंस का मीनिंग आपका एक ही रहने वाला है, बिल्कुल मत घबराइए और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप इसमें। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन, जब फाइनल बोल ही दिया तो कंक्लूजन बोलने की जरूरत क्या है, और जब कंक्लूजन बोल दिया तो फिर फाइनल बोलने की जरूरत क्या है। आप लोग भी जब ऐसे वगैरह लिखते थे बचपन में, याद होगा, तो सबसे लास्ट में आप लिखते थे कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उस पूरे के पूरे ऐसे का उसमें निचोड़। यस, हम लोग तो हिंदी में समझते हैं कि उपसंहार, यस, लेकिन कंक्लूजन का मतलब होता है उस पूरे ऐसे का उसमें निचोड़। तो कंक्लूजन के साथ में आपको यहाँ फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल है। यस, ऐसे और भी बहुत सारे वर्डों का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि एक बड़ा प्यारा वर्ड फाइनल से और भी इस्तेमाल करते हैं कि आज तो जो है फाइनल डेस्टिनेशन है मेरी। क्या है ये? फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए, डेस्टिनेशन ही अपने आप में फाइनल होती है। आप लोगों को जब जो मिल जाएगी तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, वही आपके लिए फाइनल था। क्योंकि आपने पहले सोच रखा था बस जो मिल जाएगी यही मेरा टारगेट है, आप उसी टारगेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उसके साथ फाइनल और लगा रहे हैं, तो आप आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप उसे सुपरफ्लूस बना रहे हैं सेंटेंस को। इस सेंटेंस में फाइनल लगाना गलत है। हालांकि ये एक ईडियम भी है, फाइनल डेस्टिनेशन आपका एक ईडियम भी है, सॉरी, जिसका मतलब होता है डेथ। क्या? तो इसका मतलब डेथ, यानी कि अगर आप कभी किसी फ्रेंड को कहें अपने, या फिर आपका फ्रेंड आपको कहे कि मैं अपनी आज फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, आज मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, तो बस आप भी पहुंच जाना फिर उसके यहाँ पे एक फूल वाली माला लेकर के, बढ़िया वाली, यानी कि वो अपनी मृत्यु पहुंच गया आज, ये कहना चाह रहा है। समझे बात को? सो ये भी आपका है एक रॉन्ग, फाइनल के साथ में इस तरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यस, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए 6 में क्या कह रहा है, फनरल सर्विसेज, FUNERAL। ये हमारे यूज़ में इतने ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे आम बोलचाल में इतने ज़्यादा समा गए हैं कि ऐसा लगता है कि यही सही है, बस लगता है ये कि यही सही है, हम गलत हैं। फनल के साथ में सर्विस लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फनल अपने आप में ही कंप्लीट है, फनल का मतलब अपने आप में ही सर्विस होता है। सो आपको यहाँ अलग से सर्विस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फनल अपने आप में ही काफ़ी है। और साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखें कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, आप उनको भी लिखते चलें। ये बुक से भी हैं आपके, और आप एक्स्ट्रा भी देख रहे हैं यहाँ पर, उनको भी लिखते चलें। क्लियर बात? अब यहाँ पे और देखिए, कई बार मैंने भी देखा है, एक साइट आती है आपकी सरकारी रिजल्ट, बड़ी साइट है, बहुत बड़ी साइट है, उस साइट पे भी ऊपर लिखा आता है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट
अपडेट, अब ज़रा सोच के देखिए, जब अपडेट कह ही दिया तो लेटेस्ट कहने की जरूरत क्या है? अपडेट लेटेस्ट ही तो होता है। अपडेट मतलब आज तक, डेट, यानी कि लेटेस्ट अपडेट कहना भी हो गया आपका सुपरफ्लोज। अपडेट के साथ लेटेस्ट कहना बिल्कुल रॉन्ग है, आप ये शब्द नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? लेटेस्ट अपडेट कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा भाई लेटेस्ट अपडेट क्या है फिलहाल, एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम के बारे में अक्सर बोलते हैं लोग बाग, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप सिर्फ और सिर्फ अपडेट का इस्तेमाल करें, लेटेस्ट कहना सही नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को देखा मैंने बोलते वक्त, इंग्लिश में कई बार बोल देते हैं, कहते हैं सर, मेरे पास भी आते हैं मैसेज, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आस्क अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको रॉन्ग करके ना आए, मुझे पक्का बता, आप इसे रॉन्ग कहीं भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अ क्वेश्चन लगाना गलत होगा, क्योंकि जब आपने कह ही दिया है मे आई आस्क, क्या मैं पूछूँ, तो आप सिंपल सी बात है सवाल ही तो पूछेंगे। जवाब तो आप पूछने से रहे। यस, जब आप कह रहे हैं कि मे आई आस्क, तो आप सवाल ही पूछने वाले हैं, इसका मतलब। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे आई आस्क का मतलब ही पूरा कंप्लीट है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? तो यानी कि ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से रॉन्ग, और हम इसे रॉन्ग करते आ रहे हैं काफ़ी समय से। क्लियर है? तो ये गलतियाँ आप ना दोहराएं, इंग्लिश स्पीकिंग हो या कुछ भी। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, चाहे आप किसी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हो। बस हमें लगता है कि बहुत बड़ा टीचर था, वो बोल रहा था अंग्रेजी में इस तरह से, तो सही होगा, बिकॉज वो गलत तो बोल नहीं सकता। अंग्रेजी का टीचर बहुत बड़ा है वो, अरे बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता है, बेचारा वो भी आपकी तरह ही है, वो भी काफ़ी समय से उसको यूज़ करता हुआ आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि यही सही है। यस, इसलिए ऐसा कर रहा है वो बंदा। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। आपने कहा काइंडली रिक्वेस्टेड, देखिए ये भी बड़ा प्यारा और रॉन्ग वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। काइंडली रिक्वेस्टेड, यस, दोनों ही आपके सेम कैटेगरी के वर्ड हैं। यहाँ पे काइंडली का प्रयोग अनावश्यक है, काइंडली लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, काइंडली लगाने की ज़रूरत आपकी यहाँ पे नहीं है। रिक्वेस्टेड अपने आप में ही काफ़ी है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। आप लोग गलती कर रहे होंगे इसके अंदर, ये पक्की बात है, लेकिन अब आपको आने वाले समय में ये गलतियाँ नहीं करनी है। यस, काइंडली, ध्यान दीजिएगा, काइंडली, रिक्वेस्ट और प्लीज़, ये तीनों वर्ड सेम ही कैटेगरी के वर्ड हैं। इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे। जैसे कि टू, एक्सट्रीमली और ओवर, ये तीनों सेम कैटेगरी के वर्ड हैं, इनमें से भी कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, दो एक साथ नहीं आएंगे, ये भी कहना आपके हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखें। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे इस तरह के शब्दों को एक साथ प्रयोग करना बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ये बहुत आता है एग्जाम में। सपोजिंग इफ़, सपोजिंग इफ़, सपोजिंग इफ़ का प्रयोग एक साथ आप नहीं कर सकते। आप इस सेंटेंस में या तो इफ़ हटाइए या सपोजिंग हटाइए। वैसे तो इफ़ ही हटाया जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में आपका है यहाँ पे सुपरफ्लोज इस्तेमाल। आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे इस तरह की मिस्टेक बहुत दी जाती हैं, बहुत दी जाती है, मतलब बेहिनता मैं देख रहा हूँ इस तरह सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार आपका बेवकूफ़ बना जा रहा है। सपोजिंग के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, करना भी नहीं है। और देखिए जरा ध्यान से, आपको कई बार आपने सुना होगा कि आपने देखा किसी व्यक्ति को कह रहे भाई क्या बात होगी, इतना उदास क्यों बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि बस मुझे अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज याद आ रही हैं। क्या याद आ रही हैं? ओल्ड मेमोरी। फोटो देख रहा है शादी की बैठा हुआ अपनी, और कह रहा है यार मुझे ओल्ड मेमोरी याद आ रही हैं। जब मेमोरी हैं तो ओल्ड ही होंगी। यस, कोई नवीन मेमोरी तो हुआ नहीं करती। आपने देखा किसी को भाई अभी फ्यूचर की मेमोरी मुझे याद आ रही है, फ्यूचर की मेमोरी किसी को याद आ सकती है? पता है आपको कल क्या होने वाला है? नहीं पता है किसी को कल क्या होने वाला है। सो मेमोरी होती ही ओल्ड हैं, आपको यहाँ पे ओल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप कहने लगे भाई मैं तो अब आजकल पास्ट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? पास्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब ही पास्ट है, आपको साथ में पास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं,
सो वहाँ पे उन्होंने एक अलग से ही बनाया होता है रैक, या फिर अलग से ही एक बना रखा है उन्होंने रूम, जहाँ पर उन्होंने रखा है ओल्ड रिकॉर्ड यानी कि पुराने रिकॉर्ड, हिंदी में लिख देते हैं पुराने रिकॉर्ड इसमें सारे। आप नहीं बोला कहीं पर, इसमें तो सारे पुराने रिकॉर्ड हैं। अरे भाई रिकॉर्ड होते ही तो पुराने हैं, ओल्ड लाने की जरूरत क्या है यहाँ पे, रिकॉर्ड का मतलब ही पुराने से होता है। यस, ओल्ड रिकॉर्ड। क्लियर है बात? आप कहेंगे नहीं कि नवीन रिकॉर्ड, अभी तो नवीन का आपको क्या पता है कि नवीन आने वाले हैं। हाँ ये बात सत्य, आप सोच सकते हैं ऐसा कि नवीन रिकॉर्ड वो जो अभी 1-2 साल पहले के बीते, ओल्ड रिकॉर्ड वो जो कहीं 10-20 साल पुराने हैं। आपके लिए जो भी दिन बीत चुका वो सब ओल्ड ही है। कल भी जो बीत चुका है वो भी ओल्ड ही था, आप उसे भी न्यू नहीं बोल सकते, न्यू रिकॉर्ड है या ओल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन यह है कि बस अपनी भाषा को थोड़ा आसान बनाने के लिए, अपने काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक दिन भी जो बीत चुका है वो रिकॉर्ड बन चुका है आपके लिए। यस, अब वो ओल्ड कहो या फिर न्यू कह लो, ये कहना रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखें आप। दोनों स्थिति में सेंटेंस आपका कहना रॉन्ग हो जाएगा। यस, क्लियर रहेगी बात? और देखिए सेंटेंस, आप लोगों ने कई बार जब किसी कार्यालय में आप जाएंगे या किसी मोटरसाइकिल पे आप ठीक करने के लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल, या फिर कुछ और चीज़ आपने घर ठीक कराया अपना, या फिर गाड़ी ठीक कराई आपने, सो आपको गाड़ी में आना है खर्चा। आपने उससे गाड़ी वाले से पूछा सर मुझे थोड़ा सा इसका खर्चा बता दो कितना आएगा, यानी कि मुझे इसका रफ़ एस्टीमेट दे दीजिए। आप क्या दे दीजिए? रफ़ एस्टीमेट। अब ज़रा सोचिए, एस्टीमेट का मतलब ही रफ़ होता है, एस्टीमेट का मतलब ही रफ़ होता है, आपको उसका हर रफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एस्टीमेट का मतलब ही रफ़ है, यानी कि वो आपको लगभग अंदाज़ा देगा, एक्यूरेट आपको नहीं बता सकता, वो आपको एक एस्टीमेट ही देने वाला है। तो इसका मतलब ही रफ़ है, आपको इसके साथ रफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग लगा रहे हैं, काफ़ी समय से लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं। ये आदत इतनी बन चुकी है कि चीज़ की कि लगता ही नहीं है कि आप लोग गलत हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग सही हैं। आज जो सर पढ़ा रहे हैं कि ये रॉन्ग है। इसलिए तो ध्यान रखें, ये शब्दों को जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं इनको इस्तेमाल करना कीजिए बंद। मैं जितने भी वर्ड आपको बता रहा हूँ इनको अपनी नोटबुक में अलग से लिखते रहिएगा, क्योंकि 1 या 2 सेंटेंस अक्सर इनसे पूछ ही लिए जाते हैं और उस समय पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों ने इनका इतना प्रयोग किया है या आपने इनको इतना सुना है कि आपको लगता है कि ये वर्ड इस तरह से ही सही हैं, इस तरह यूज़ हो रहे हैं। आप जो बता रहे हैं या आज जो मैंने सुना है कि ये गलत है। यस, थे सेंटेंस रूल नंबर 10 देखिए। हालांकि ये बुक से हैं आपके, और मैं आपको साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट भी आपके पास होना चाहिए मसाला। मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, आप इसके नोट्स बनाते चलें, आपके पास एक कंप्लीट नोट हो जाएंगे तैयार सुपर फॉस्ट के। फिर आप इस तरह की कोई भी एरर छोड़ने वाले नहीं है। 10th में कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो यहाँ पे 2 तरह से उसने समय लगा दिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, तो 2 तरह से समय आ चुका आपका यहाँ पे, ड्यूरिंग भी लगा दिया और द पीरियड भी लगा दिया। ड्यूरिंग अपना आप में एक क्लियर समय प्रेजेंट करता है और द पीरियड ऑफ अपना आप में एक क्लियर समय रिप्रेजेंट करता है। या तो आप इसे कीजिए ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, या फिर द पीरियड ऑफ वॉर, द पीरियड ऑफ वॉर। इन दोनों को आप अलग अलग करेंगे, दोनों एक जैसे वर्ड एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे। यानी कि इस तरह अगर कभी सेंटेंस में आपको दिख रहा है ड्यूरिंग के साथ द पीरियड ऑफ, तो समझो आपका वो पार्ट वहीं पे रॉन्ग हो गया है। सुपरफ्लोस पढ़ाने का मेरा साफ साफ टारगेट आपको ये है कि आप सेंटेंस में देखते ही एरर पता कर पाएँ। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में एरर निकालनी सीखनी है। सबसे पहला मोटिव ये याद रखें आप। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट में, PQRS में तो नहीं किया, क्लोज टेस्ट में आपको उसका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना रह जाए, ध्यान रखें। इसलिए मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ और आप भी कोई कमी ना छोड़ें। अगर देखिए 11 नहीं, आप सीधा एक साथ सारे देख लीजिएगा यहाँ पे। ध्यान देखिए, जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं, जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं, इनके साथ आप कभी भी अगेन, क्या अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में री का मतलब ही होता है अगेन या बैक, अगेन या बैक। आप जब भी किसी वर्ड के साथ में, री वाले वर्ड के साथ में, आप कभी भी अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। जैसे कि उसने कहा रिटर्न बैक, तो यहाँ बैक नहीं आएगा। उसने कहा रेम्ब्योर्स बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। उसने कहा रिट्रीट बैक, यहाँ बैक नहीं आएगा। रिसीट बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। रिकॉल बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। रिकैप्चुलेट रिपीट दोहराना, अतः रिकैप्चुलेट बैक, रिपीट बैक आप प्रयोग नहीं करेंगे।
अगला है रिकास्ट। रिकास्ट का मतलब ही होता है दोबारा लिखना। इसके साथ भी आप बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिबॉर्न, रिबिल्ड, रीगेन, रिलिट्रेट, रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड आदि के साथ आप अगेन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। समझे बात? तो जितने भी री वाले वर्ड हैं इनके साथ कभी भी आप अगेन या फिर बैक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि री का मतलब ही होता है दोबारा। आपने भी कई बार जब आप बचपन में रहे होंगे तो आप लोग बोलते थे ना रिफ़िल। आप बचपन में क्या अभी बोलते हैं पेन को रिफ़िल करते हैं, रिफिल हैं नया। तो रिफ़िल का मतलब होता है फिर से फिल करना। क्या होता है? फिर से फिल करना। जैसे कि आप अपने फ़ोन में करते हैं रिचार्ज, चाहे वो बैटरी से करते हो चाहे पैसों से करते हो, तो आप उसे कर रहे हैं फिर से चार्ज। क्या कर रहे हैं आप? उसको फिर से चार्ज। जैसे कि आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आप उसे कर देते हैं रिवर्स, या फिर मेरी वीडियो देखते हो आप कर देते हो कई बार रिवर्स। तो यानी कि फिर से देखना, फिर से देखना, रिवर्स करना किसी चीज़ को। रिवाइंड, तो आपने तो फिर से कर दिया है रिवाइंड। क्लियर बात? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ आप भी खुद बचपन में नहीं अभी भी री का इस्तेमाल करते थे। उन सभी वर्डों के साथ में आप अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही हैं अगेन या बैक। रिवाइंड का मतलब फिर से देखना, तो आप यहाँ पे रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर बात? बैक का इस्तेमाल, रिवाइंड हो गया, रिवर्स हो गया, रिफिल हो गया, रिचार्ज हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट पे देखिए। कह रहा है कि ओवर राइड। ओवर राइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसका बाद कह रहा है कि ओवर टर्न, ओवर टर्न। फिर कह रहा है कि ओवर शेडो, ओवर शूट और ओवर टॉप। ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर शेडो, ओवर शूट, ओवर टॉप आदि के साथ आदि के बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इनके बाद, क्योंकि इनमें पहले से ही ओवर लगा हुआ है, ध्यान रखें। तो इन वर्ड के साथ में कभी भी ओवर का प्रयोग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। खूब अच्छे से याद रखें, क्योंकि पहले ही इनमें ओवर लगा हुआ है। 20 रूल देखिए। कह रहा है कि इक्वली एज गुड एज में इक्वली का प्रयोग रॉन्ग है। ये तो खैर बहुत आता है एग्जाम में बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ढंग से देख लेंगे। कह रहा है कि राम एंड श्याम आर इक्वली एज गुड एज श्याम। तो यहाँ पे इक्वली के साथ में आप एज गुड एज यानी कि दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, या तो इक्वली आएगा या फिर एज गुड एज आएगा। सेंटेंस भी देखिए उसने जो बनाया, कह रहा है कि राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, या तो आप इक्वली लगाइए, या फिर राम इज़ एज गुड एज श्याम। क्लियर बात? दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे वर्ड इस तरह के हम लोग अपने डेली भाषा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी बोलते वक्त हो, चाहे वो अंग्रेजी बोलते वक्त हो। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी बोलते समय भी बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करें। देखिए हिंदी फिर भी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा के साथ में आप कुछ भी करें, क्योंकि चाहे इंग्लिश स्पीकिंग बोलते समय भी हो, देखिए भाषा का कुल मिलाकर उद्देश्य होता है अपनी बात को समझाना, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना। भाषा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो चाहे आप जैसे मर्जी पहुंचाएं, क्योंकि भाषा का मैसेज तो किंगे, इभाल, घनीतावली, तड़की तड़क ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही पहुंच रहा है। ऐसी बात नहीं कि उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। आप 2-4 दिन उनके साथ रह लीजिए, आप उनके शब्दों को समझ जाएंगे। आप 2-4 दिन आंध्र प्रदेश रह लीजिए, आप तेलुगु समझ जाएंगे। 2-4 दिन आप चेन्नई रह लीजिए, आप उनकी भाषा समझ जाएंगे। आप कहीं भी रहने लगिए, आप उनके कुछ कुछ शब्दों को समझना शुरू कर देंगे, और आपको उनके साथ एडजस्ट भी होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि अब मेरा यहाँ पर काम इन्हीं की भाषा के साथ चलेगा। लेकिन लिखते वक्त आप ज़रा भी गलतियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि लिखते वक्त आपकी ग्रामर चेक की जा रही है, तो उस समय आपको बाल की खाल पे ध्यान नहीं देना होता है। स्पीकिंग करते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं पाएंगे कभी ज़िंदगी में। जब इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हों तब आप इन सब चीज़ों को एक तरफा रखते हुए आगे बढ़ते चलें। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सर नोटिस आ गया एडवांस में फ़ीस का। अक्सर बच्चे से बोल देते हैं इस बार फीस का नोटिस एडवांस में ही आ गया। मैंने तो कई बार सुना है बोलते हुए कईयों को कि इस बार तो बिजली का बिल का नोटिस भी एडवांस में ही आ गया। गवर्नमेंट को पैसे की इतनी ज़रूरत है कि उन्होंने नोटिस एडवांस में भेज दिया। जब नोटिस ही है तो एडवांस कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नोटिस होता ही आपके लिए पहले से है। स्कूल में जब आप 4th, 4th, 5वीं, 6वीं में पढ़ते होंगे तो मैडम ऊपर बोर्ड पर लिखाते हो कि नोटिस
कि नोटिस लिख लो ये वाला परसों के लिए, अपने पेरेंट्स को ये बताया ना फीस जमा होनी है, तो नोटिस होता ही एडवांस में है, तो इसके साथ आपको एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। अक्सर कंप्यूटर सीखते वक्त भी, जब कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं बच्चे, तभी बोलते हैं कि बस मुझे ना इसका बेसिक फंडामेंटल करा दो कंप्यूटर का, मुझे इसी की जरूरत है, मुझे 3 महीने सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी जॉब में लगाना है, बस थोड़ा सा ना मुझे कोई इसका बेसिक फंडामेंटल करा दे। क्या करा दे? कोई बेसिक फंडामेंटल बता दे मुझे कोई इसका, बस मैं पास हो जाऊँगा। या सोचिए आप, फंडामेंटल का मतलब ही बेसिक होता है। किसी भी चीज़ का अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो समझो आप उसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? उसका बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। बेसिक या फंडामेंटल दोनों सेम ही वर्ड हैं, यानी कि दोनों इक्वल वर्ड हैं। तो दो सेम फैमिली के वर्ड एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। आपको यहाँ से बेसिक हटाना होगा, आपको यहाँ से बेसिक हटाना होगा, ध्यान रखें। क्लियर है बात? अभी कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे देखिए। और कह रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में यहाँ पे म्यूचुअल का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एग्रीमेंट होता ही म्यूचुअल है। देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो लगते हैं दो के लिए हैं, जैसे कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता ही दो लोगों के बीच में है। यस, जब आप बात करें डिवाइड की, तो डिवाइड कोई भी चीज़ होती ही दो लोगों के लिए है। डिवाइड आपको करनी ही दो लोगों के बीच में होती है, तभी आप डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते ही दो के लिए हैं। तो आपको स्पेशल वहाँ पर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप म्यूचुअल कहें या फिर टू कहें। तो यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट में म्यूचुअल नहीं आएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट से क्लियर हो रहा है कि बात दो में हो रही है। म्यूचुअल फ्रेंड कहना भी गलत है, इसके बदले हम लोग कह सकते हैं कॉमन फ्रेंड। यस, क्या कह सकते हैं? कॉमन फ्रेंड। उसी प्रकार से म्यूचुअल इंटरेस्ट भी कहना गलत होगा, हम यहाँ क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन ये आदत कहाँ से पड़ी आपको? फेसबुक से। कहाँ से पड़ी? फेसबुक से। फेसबुक पर जब भी आप अपनी आईडी खोलते हैं या किसी और की खोलते हैं तो लिखा आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्या लिखा आता है? म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि वो फ्रेंड्स जो आपके भी हैं और उसके भी हैं, दोनों के हैं जो फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी सही है। जब फेसबुक जैसे स्तर पर कोई काम किया जा रहा है तो रॉन्ग वो भी नहीं हो सकता है। यस, वो भी सही है, लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच के फ्रेंड्स, म्यूचुअल आपने उन दोनों के बीच के लिए लगाया जो आपके भी हैं और उनके भी हैं। लेकिन आप यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए कि मैं और मेरा दोस्त जो हम दोनों म्यूचुअल फ्रेंड हैं। आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हैं, आपके बीच में ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ये ध्यान दीजिएगा, फेसबुक इस तरह से इस्तेमाल करता है और आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि राम एंड श्याम आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कह सकते, आप कह सकते राम, श्याम, सुनील, हरि, नवीन, प्रकाश आर म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ राम एंड श्याम, ऐसे कह सकते हैं आप। मेरी बात सुन में आई आपको आराम से या नहीं? देखिए फिर से देखिए एक बार, सेंटेंस के माध्यम से देखिएगा। आप लोग जो गलती करते हैं वो करते हैं ये, आप करते हैं कि राम एंड श्याम आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो ये कहना रॉन्ग होगा, ये कहना यहाँ पे कहना रॉन्ग होगा। आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉमन फ्रेंड्स। क्या करेंगे? कॉमन फ्रेंड्स। लेकिन ये कहना सही होगा कि राम, सुनील, हरि, नवीन आर म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ सौरभ एंड गौरव। सो राम, सुनील, हरि, नवीन ये सभी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। किसके? सौरभ के और गौरव के, यानी कि ये सभी मित्र मेरे भी हैं और ये भी सभी मित्र गौरव के भी हैं। यहाँ पर आप इन दोनों को ही म्यूचुअल बना रहे थे, तो ये रॉन्ग था। मेरी बात समझे? फेसबुक करता है इस तरह से इस्तेमाल, आप कर रहे हैं इस तरह से इस्तेमाल, तो ये रॉन्ग है, लेकिन ये सही है। अगर आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपके फ्रेंड्स के भी हो वही फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल म्यूचुअल के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के और अपनी दोस्ती के लिए आप म्यूचुअल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप कॉमन का इस्तेमाल करेंगे। अभी क्लियर हुआ आपको ये बात? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर।
म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ईच अदर का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि अभी बताया थोड़ी देर पहले ही म्यूचुअल का मतलब ही दो दोनों के लिए होता है। म्यूचुअल डिसलाइक मतलब नापसंद करना, तो यहाँ पे डिसलाइक कहना गलत होगा, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब ही दो होता है। म्यूचुअल मतलब दो लोगों के बीच का कोई पसंद या नापसंदगी। आपको यहाँ पे ईच अदर कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्लियर है बात। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो गलत करते हैं बेसिक्स के तौर पे ही। आप लोग कई बार अचानक से धमाका हुआ, बम धमाका हुआ, अरे बहुत तेज़ आवाज़ थी भाई, एक अचानक से सडन एक्सप्लोजन हुआ है। अरे क्या ये सही है बात भाई? एक्सप्लोजन बोलते हैं धमाके को, सडन मतलब अचानक से धमाका हुआ बहुत तेज़। मैं तो घबरा गया खड़ा यहाँ पे। मैं छत पे खड़ा था, बस अचानक से धमाका हुआ। मैं बस नीचे खड़ा था, एकदम अचानक से धमाका हुआ। मैं तो सोने ही जा रहा था, बस अचानक से धमाका हुआ, मैं एकदम से उठ गया सो करके। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन क्या वो सही है? देखिए, धमाका अचानक से ही तो होता है। अगर मैं आपके बराबर में एक बहुत बड़ा बम रख दूँ, आपको पता है बम फटने वाला है तो आप उसके लिए अचानक लगाएंगे? आप पहले तैयार रहेंगे। जब आप दीवार पे बम वगैरह फोड़ते हैं तो आप पहले ही कान में उंगली रखते हैं, आप उससे निगाह बचा लेते हैं अपनी। आपको लगता है कि निगाह बचाने से आपको सुनाई नहीं देगा, जबकि आपको कान में उंगली रखनी चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ निगाह बचाते हैं अपनी आँख पीछे कर लेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, धमाका होता ही अचानक है। अचानक से बहुत तेज धमाका हुआ, सडन एक्सप्लोजन, तो आपको यहाँ पे सडन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सडन यहाँ पे साफ साफ रॉन्ग होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसने कहा आपसे सेम आइडेंटिकल, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसको भी आप गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ही सेम होता है, आपको यहाँ पे सेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप लोग जब किसी का हिसाब किताब बना रहे होते हैं, किसी खाता बुक में, या फिर अपने खुद के अपने जो अकाउंट्स बना रखे होते हैं, उस अकाउंट्स के अंदर हम लोग कई बार इस तरह इस्तेमाल कर देते हैं सम टोटल। लास्ट में जब हिसाब पूरा करते हैं तो लिख देते हैं सम टोटल। आजकल तो मैंने बिल बुक में भी छपा हुआ देखा है। हमारा अपना गिफ्ट का भी काम है, गिफ्ट हमारे यहाँ बनते हैं, तो बिल बुक छपी हमारे यहाँ जब देखा मैंने नीचे, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के लिए कोई जाया तो करता नहीं है। मान लीजिए मैं छोटे से काम के लिए थोड़ा जाऊँगा कि मेरी बिल बुक बना दीजिए, मैं पूरी स्पेलिंग चेक करूँगा। सब कुछ परफॉर्मा उनके पास पहले से ही होता है। आप अपनी फॉर्म का नाम दीजिए, वो सब कुछ आपको तैयार करके दे देंगे। जैसे कि शादी के कार्ड में आप पूरा परफॉर्मेंस थोड़ा लिख के देंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। आपको ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप लड़के का नाम दीजिए, लड़की का नाम दीजिए, लड़के के बाप का नाम दीजिए, लड़की के बाप का नाम दीजिए, शादी की डेट दीजिए, महिला संगीत वगैरह सारे प्रोग्राम बताइए, वो अपना आप एडजस्ट कर देगा। वक्रतुंड महाकाय सब कुछ लिख देगा अपना आप, आपको कार्ड बना के भेज देगा। ये परफॉर्मेंस उनके पास पहले से ही तैयार है। आप लोग भी भाई, आप लोग कम थोड़ा है, आप लोगों को भी पता होगा। आप लोग जब रिज्यूम बनाते हैं तो क्या पूरा रिज्यूम खुद से लिखते हैं बैठकर रिज्यूम में अपना आप, या अपना जब CV तैयार करते हैं आप क्या खुद से लिखते हैं? ना तो आप रिज्यूम में अपने आप से लिखते हैं, ना आप CV खुद से लिखते हैं। आप लोग सिर्फ अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज, अपना फ़ोन नंबर, अपने पापा का नाम, ये लिख के आपको याद रहता है, सबको याद रहता है। आपने 10th कब करी, 12th कब करी, इंटर कब करी। उसके बाद में जो आप लोग करते हैं कमाल, वो सब का सब टोटल कॉपी होता है। इसी वजह से कईयों के रिज्यूमे और CV जो है कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद डेली 10 CV आ रहे हैं, तो उसको डेली पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा, डेली रिपीट मार लेने की कॉपी पेस्ट है। क्लियर बात? तो वो देखते समझ जाएगा ये बंदा कुछ भी लायक नहीं है, तो आपका CV बाहर ही कर देगा, देखे बिना ही। उसको पता है कि आपने कॉपी मरवाया है। सम टोटल की भी हालत यही है। जब आप टोटल कह ही रहे हैं तो आपको सम लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सम टोटल आपका दोनों सेम मीनिंग देते हैं, आप यहाँ से सम को हटा देंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कहा रेगुलर सीरीज़। सर अपनी वीडियोस की जो है या फिर सुपर फ्लोज की जो है एक रेगुलर सीरीज बना दो। कई बार बच्चे मुझे कह रहे हैं सर ग्रामर की बना दो अपनी रेगुलर सीरीज़ एक, बस फिर मज़ा आ जाएगा। ग्रामर की एक रेगुलर सीरीज बना दो। भाई जब सीरीज़ हो ही जाएगी तो फिर रेगुलर करने की जरूरत क्या है? सीरीज़ होती ही रेगुलर है। जैसे कि MB बुक हम सीरीज़ से करा रहे हैं तो वो रेगुलर तो आ रही है। आपको मिरर ऑफ कॉमनर बुक हम लोग सीरीज़ में करा रहे हैं तो वो रेगुलर ही तो आ रही है। तो जब कुछ सीरीज़ है ही तो उसके लिए रेगुलर कहने का जरूरत आपको नहीं है। रेगुलर अपने आप में एक सीरीज़ है
इसके लिए आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे बुक से अवेट, जब आप सेंटेंस में लगाएंगे अवेट तो उसके साथ आप फोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अवेट के साथ कभी फोर नहीं आता है। लेकिन जब आप लगाएंगे वेट तो आपको फोर का इस्तेमाल करना होगा। अवेट का मतलब वेट फोर के बराबर है, यानी कि वेट फोर इक्वल टू अवेट, ये दोनों बराबर काम करते हैं। इसके साथ कभी फोर नहीं आएगा, इसके साथ फोर हमेशा आएगा, ध्यान रखें। जैसे कि कंप्राइज, ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। जैसे कि डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, लेकिन इस डिस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। हालांकि मीनिंग सेम है, दोनों को ध्यान रखना आप। जैसे कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी कोई प्रपोजन नहीं आती, लेकिन इंक्वायर के साथ हमेशा आपके प्रपोजन आती है इनटू, और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। क्लियर बात? वो आपको इसके साथ ऑफ फोर लगा देता है, इसके साथ ऑफ लगा देता है, इसके साथ ऑफ लगा देता है, इसके साथ इनटू लगा देता है, लेकिन आपका पूरा रॉन्ग है। इनके साथ कोई भी प्रपोजन नहीं आएगी, इनके साथ प्रपोजन आएगी। हालांकि मीनिंग में ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, मीनिंग में इनके कोई अंतर नहीं है। सो इस तरह के शब्दों से आप बच के रहिए। अभी और भी बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं यहाँ पे, इन शब्दों को भी हम लोग कराएंगे बहुत जल्दी ही। क्लियर बात? बाकी वर्ड भी आपको कराएंगे बहुत जल्दी ही। क्लियर रखें आप। फिर प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे इसका, ये भी ध्यान रखें आप। मेरे लोग कॉमन की बुक से ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तब आपका ये सेंटेंस चैप्टर हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। खतरनाक तरह से आपको बिल्कुल क्रिस्प बना करके भेजेंगे एग्ज़ाम से पहले, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कर देंगे आपको कि एग्ज़ाम में देखते ही आप एरर बताना शुरू कर देंगे। 25 रूल कह रहा है कि जैसे कि उसने कहा टू ट्विंस, ठीक है। ट्विंस का मतलब होता है जब कोई दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनको बोलते हैं ट्विंस, जुड़वा। जब जुड़वा कह ही दिया तो आपको यहाँ पर टू कहने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। यस, उसने कह दिया आपको उससे कि डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब जब उसने 4 कह ही दिया है, यस, तो आपको यहाँ पर क्वार्टर कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वार्टर का मतलब भी होता है एक चौथाई, और 4 का मतलब भी है चौथाई ही, तो आपको यहाँ पर क्वार्टर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में सुपरफ्लोज, यानी कि आवश्यकता से अधिक। वो शब्दों को ला देना साथ में जो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही। यस, क्लियर है बात? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बोल देते हैं कि बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जब कैच बोल ही दिया है तो फिर पकड़ा बोलने की जरूरत क्या है, बिकॉज कैच का मतलब पकड़ना ही तो है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग सही हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि द रीज़न बिकॉज, देखिए यहाँ पे रीज़न के साथ में उसने लगाया बिकॉज, जबकि रीज़न का मतलब ही कारण होता है। आप इसके साथ में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों ही कारण बताने के शब्द हैं, दो सेम फैमिली के वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको रीज़न के साथ में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न के साथ अगर इस्तेमाल करना भी है तो या तो वाई का या फिर दैट का। क्लियर है बात? एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज नॉट कम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बड़ा प्यारा सेंटेंस है, ऐसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। उसने कहा अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्यूड, डिनाई, रिफ्यूज़, लेस्ट, हार्डली, scarcely, rarely, barely, often, seldom, इन सभी शब्दों के साथ में और आपके नो, नॉट, नेवर, कैसे भूल गए आप, नो, नॉट, नेवर, यानी कि जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं, जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ में कभी भी नॉट नहीं आएगा या नेवर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं।
भले ही कुछ देखने में लग रहे हों और कुछ देखने में ना लग रहे हों। ये आपके देखने में लग रहे हैं, भी कुछ आगे एन आ गया है, लेकिन ये देखने में नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। इसका आगे डिस आ गया है, देखने में लग रहे हैं लेकिन ये नहीं लग रहे। तो इनमें से कोई भी देखने में आपको नेगेटिव भले ही ना लग रहा हो, लेकिन जो नेगेटिव लग भी रहा हो या ना भी लग रहा हो, इनके साथ में आप कभी भी दूसरा नोट नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये सभी वर्ड अपने आप में ही आपके हैं नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। 28 देखिए कह रहा है कि क्राउड मैन में मैन का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज कोवर्ड का मतलब ही कायर व्यक्ति होता है। कोवर्ड मतलब कायर, क्या होता है कोवर्ड मतलब कायर। यहाँ पे आपको कोवर्ड के साथ में मैन कहने की ज़रूरत नहीं है। यस, कोवर्ड अपने आप में ही नाउन का काम कर रहा है, कायर मतलब कोई व्यक्ति पूरा काम कर रहा है अपना। यहाँ पे स्पेशल साथ में इसके मैन या वुमन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत आता भी है आपका ये फ्ली। फ्ली का मतलब होता है उड़ जाना, और फ्ली के साथ कभी भी अवे का इस्तेमाल नहीं करते। फ्ली के साथ कभी भी अवे का इस्तेमाल नहीं करते। फ्ली का मतलब ही है आपका उड़ जाना। क्या है? फ्ली बराबर रन अवे, उड़ जाना या भाग जाना। तो इसके साथ कभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं अवे का, लेकिन एग्ज़ाम में इसके साथ अवे का इस्तेमाल करके एरर दी जाती हैं। यस, याद रखेंगे आप खूब अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रूल हैं। अगला कह रहा है कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, विच, वट, दैट। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनके साथ आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एंड का ही क्यों, जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं, आपके हु, होम, विच, वट, दैट, इनके साथ आप कभी भी अन्य वर्ड का, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में ही परिपक्व हैं अपना रोल प्ले करने में। जैसे कि उसने कहा ही इज़ रमन एंड हु इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद इनके लिए प्रयुक्त एंटीडिटेंट के लिए इट या देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। जैसे कि उसने कहा दिस इज़ द बुक विच आई बॉट इट फॉर यू, तो यहाँ पे बुक के लिए, क्योंकि यहाँ पे विच से पहले आया है बुक, तो इसके लिए उसने इट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपका रॉन्ग है। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट फॉर यू, इट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है बात? एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक और बता दूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा साथ में, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन उससे जस्ट पहले ही होगा। इस बीच यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए आप। इस सेंटेंस में अगले रूल में वो भी ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में अर्थात दोनों जगह में एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैन टू हुम, दिस इज द मैन टू होम, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन और उस नाउन के बीच में कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सॉरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है कि 33 में सडनली, देखिए नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सडनली कम अक्रॉस। यहाँ पे 2 वर्ड एक जैसे लगा दिया, अगर देखा जाए तो सडनली और कम अक्रॉस, इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, किसी से अचानक मिलना, अचानक मिलना, और सडनली आपका एक एडवर्ब जिसका मतलब होता है अचानक। तो 2 सेम वर्ड सेम फैमिली के साथ नहीं आ सकते, अचानक अचानक। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप सडनली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सडनली से काम नहीं चलेगा, लेकिन कम अक्रॉस से काम चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये एज ए वर्ब भी काम कर रही है और फ्रेजल वर्ब भी काम कर रही है। विद बैग एंड बैगेज में ये एक आपका इडियम है, विद बैग एंड बैगेज। देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर सहित। तो यहाँ पे सहित के लिए आपको विद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। विद बैग एंड बैगेज कहना गलत है, यही अपना आप में काफ़ी है। बैग एंड बैगेज यानी कि बोरिया बिस्तर सहित। तो इस सेंटेंस में आपको विद की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तो शायद पक्का इसका इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त हम लोग बोल देते हैं ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर।
जबकि ये रॉन्ग है। यस, बिल्कुल रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। आप इसे बताएंगे ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। नेक्स्ट रूल में कुछ यही बताने की कोशिश की गई जो लिखा हुआ यहाँ पे आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिए 36 में क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा और बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है 36। एन इंग्लिश टीचर। देखिए एन इंग्लिश टीचर ही क्यों, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते हैं वो अगर भाषा भी है, वो आपकी भाषा भी है, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं इस टाइम मुझसे, तो इंग्लिश क्या आपका है, भले आप इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या इंग्लिश एक आपकी लैंग्वेज, जैसे कि आपकी फ्रेंच, भले ही फ्रेंच में ये एज ए लैंग्वेज पढ़ाई तो इंडिया में पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आपकी है तो भाषा ही। यस, ऐसी भी जितनी भी भाषाएं आपकी, अगर आप भाषा से पहले कभी भी, लैंग्वेज से पहले आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर दें तो वो पूरी कास्ट को शो करेगा, ये ध्यान रखें आप। लैंग्वेज से पहले अगर आप कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरी कास्ट को शो करेगा। जैसे कि आपने कहा था इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया आपका अंग्रेज। क्या हो गया आपका, अंग्रेज, अंग्रेज नोट अंग्रेजी। आपने कहा द हिंदी, तो इसका मतलब हो गया हिंदू। क्या हो गया आपका, हिंदू। क्लियर है बात। तो यहाँ पे कभी भी इस तरह से आप इस्तेमाल ना करें। लाइक अगर मैं कहने लगूँ कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये कहना बिल्कुल साफ साफ गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं एक अंग्रेज टीचर हूँ। देखिए बच्चों, मैं अंग्रेज टीचर नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ सिर्फ। आई एम द टीचर, सेंटेंस बनेगा आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बनेगा, आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो सेंटेंस आपका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, एक और फॉर्मूला कह रहा है कि पासिंग मार्क्स, ये तो आपने कई बार बोला होगा, बस जब आप 10वीं 12वीं में रहे होंगे या फिर बीटेक वगैरह आपने जब करी होगी। कुछ बच्चे होते हैं फिलहाल जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कहते हैं बस पासिंग मार्क्स आ जाएँ। क्या आ जाए, केवल पासिंग मार्क्स आ जाए, बस अपना तो काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स बोलते हैं। पासिंग मार्क्स कोई वर्ड है ही नहीं। यस, उसी तरह से जैसे कि लिंकिंग लैंग्वेज या लिंकिंग रोड, ये कहना गलत होगा। लिंकिंग लैंग्वेज को बोलेंगे आप लिंक लैंग्वेज और लिंकिंग रोड को बोलेंगे आप लिंक रोड। एक और बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर मुझे याद आ रहा है, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है बोलते हुए इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दिस इज़ नॉट गुड। कुछ भी बोल देते मतलब आगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी तो कई बार मैंने देखा इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बच्चों ध्यान देखिएगा, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ मी या अस के साथ नहीं करते। बस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि आई और वी के साथ में। बाकी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इस्तेमाल करते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इन ओवर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में आप कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी आपका बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है लोगों को गलत बोलने की कि उनको लगता है कि यही सही है। और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर्स वालों ने, ये बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इतना बेहतरीन तरह से ये फ्लो में इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा लगता है बस यही है अंग्रेज धरती पर जो आए हुए हैं, बाकी तो कोई अंग्रेज है ही नहीं। लेकिन बच्चों, आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। कंपटीशन में आपको बाल की खाल निकालनी होगी, एक जरा सी गलती आपको लेकर डूब सकती है। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचना कि वहाँ ये बताया गया था तो ये सही होगा। ग्रामर में हर चीज़ नियमों से चलेगी, नियमों के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। वो सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत। कुछ भी चीज़ आप अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं बना सकते। कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, हमने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक सुपर फ्लोज चैप्टर कराया था, इसके हमने आपको रूल्स बता दी थी। अभी उसी का आज ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका आज हम लोग सोल्व। मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही है ये भी, इस पर बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ को। फिलहाल हम लोग बात करेंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर से इस प्रैक्टिस सेट की। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू
अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। देखिए ढंग से कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ पहले ही, क्योंकि एक दो एरर कन्फर्म है इससे आनी ही आनी है एग्ज़ाम में। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कोई एरर एग्ज़ाम में नहीं आनी है तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे एक दो एरर कन्फर्म आनी ही आनी है, ये बात पक्का है। क्लियर? तो यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड। देखिए काइंडली, प्लीज़ और रिक्वेस्टेड, ये तीनों एक ही परिवार के वर्ड हैं। इनमें से कोई भी दो एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये मैं आपको शुरुआत से लेकर अब तक बोलता जा रहा हूँ, सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको अक्सर बोलता ही हूँ, यहाँ पे भी यही करा उसने, काइंडली भी और रिक्वेस्टेड भी ये दो सर लगा दिए हैं। यहाँ पे इसी पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। कह रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर उसने अपनाया। देखिए उसने कहा यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब जिसमें सबकी सलाह मौजूद हो। बाय ऑल का मतलब भी यही है, जिसमें सबकी सलाह मौजूद हो। तो यूनिवर्सली और बाय ऑल दोनों आपके साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको किसी एक को हटाना होगा। यहाँ इस सेंटेंस में से आपको डी पार्ट में से बाय ऑल हटाना होगा। यहाँ पे बाय ऑल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। यस, क्लियर बात? तो इस सेंटेंस में डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। विद इन एन आवर्स जर्नी यानी कि 1 घंटे की जर्नी में ही हम लोग पटना के नज़दीक आ गए। जब उसने अप्रोच कह ही दिया, अप्रोच का मतलब ही होता है लगभग नज़दीक, लगभग नज़दीक। आप उसके बाद में यहाँ पे नियर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। यस, इस सेंटेंस में अप्रोच के साथ नियर नहीं होगा। यस, क्योंकि जो काम अप्रोच कर रहा है वही काम आपका नियर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ आपके नहीं आएंगे। सपोजिंग इफ़, सपोज और इफ़ दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सपोज का मतलब ही है मानो, मान लो। सपोज, इफ़ और दैट, सपोज के साथ कभी दैट भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अक्सर लोग बोल देते हैं, मैंने देखा है बोलते हुए, सपोज दैट, उनको लगता है कि इसका मतलब होता है मान लो, और इसका मतलब है कि सपोज दैट यू आर ए टीचर, वट विल यू डू। सपोज दैट यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, वट विल यू डू। सो यहाँ पर वो सोचते हैं कि ऐसा मान लो कि तुम एक अध्यापक हो, तो सपोज के साथ आप दैट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, भी ध्यान रखें आप। सपोज का मतलब ही है मान लो, या फिर यदि, दोनों इसके मीनिंग है। तो आप यहाँ पे इफ़ का और दैट का दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि इसके भी हो जाएगा आपके ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट चलिए, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, सेंटेंस में क्या कह रहा है। When he lent me some books, he asked me to return them back at the end of the month। देखिए उसने कहा रिटर्न भी, क्या कहा उसने, रिटर्न भी, और उसने कहा बैक भी। जितने भी री वाले वर्ड हैं, जितने भी री वाले वर्ड है, रिटर्न, रिफिल, रिवाइज, रिवाइंड, रिवर्स, इनके साथ कभी भी आप बैक या अगेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी री वाले वर्ड हैं इनके साथ कभी भी आप बैक या अगेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बैक या अगेन के सेंस आपको दे रहे हैं। यस, इनके साथ कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्दों का। अगर आप गौर करें तो री वाले शब्दों का मीनिंग ही बैक से है। जैसे मैंने कहा रिवर्स, यानी कि फिर से, रिवाइंड फिर से उसको वापस घुमा देना, रिफिल फिर से भर देना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अक्योरेंस। देखिए डिनाइड का मतलब ही मना करना है।
डिनाई हो गया, सॉरी, डिनाई, रिफ्यूज़, यस, ये कुछ वर्ड है जिनका मतलब ही न मना करना है। फोरबिड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। सो ये अपना आप में ही नेगेटिव है वर्ड बच्चों। इनका मतलब ही है कि मना किया जाता है, मना किया जाता है। अब आप इनके साथ में दोबारा फिर से नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अन्यथा ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि यहाँ थूकना मना नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ थूक सकते हैं, क्योंकि यहाँ थूकना मना नहीं है, यानी कि यहाँ थूक सकते हैं आप। तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो जो सेंटेंस में आप 2 बार नेगेटिव लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव। उसने कहा था सीएम सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन एंड दैट नोबडी कुड गेट इट चेंज। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में सी पार्ट में दैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंजक्शन एंड वहाँ पहले से ही मौजूद है। एंड भी कंजक्शन है, दैट भी कंजक्शन है। 2 कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकती। 2 कंजक्शन ही क्यों, कोई भी 2 वर्ड सेम फैमिली के एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखें। यस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी ये रूल हमने पढ़ाया था आपको, और यहाँ भी बता रहे हैं आपको हम लोग। तो यहाँ पे दैट आपका नहीं आएगा। द सीएम सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन एंड नोबडी कुड गेट इट चेंज। सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। माई फादर आस्क मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। आपने जब सफिशिएंट कह ही दिया, जब सफिशिएंट कह ही दिया है तो इनफ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफ कहने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, या फिर आप सफिशिएंट हटा दीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि आई हैव इनफ मनी, या फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव सफिशिएंट मनी। दोनों ही सेंटेंस ठीक है, यस, लेकिन आप दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए सेंटेंस नंबर 9। कह रहे कि द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। फिर वही बात, अभी तो बताया जब री वाले वर्ड आ जाएंगे तो उनके साथ में आप अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने कहा था कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। डी पार्ट में से आपको अगेन हटाना होगा। आगे बढ़िए 10th क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल फोरबेड द स्टूडेंट नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। फोरबेड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आप लगा रहे हैं फिर से नोट बी पार्ट में, जो कि नहीं चलेगा। आपको बी पार्ट में से नोट हटाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। द पेशेंट इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर। यहाँ पे आप गौर करें, अगर ए पार्ट की ही बात करूँ तो बेटर अपने आप में ही कंपेयर के लिए लगता है, बेटर लगता ही कंपेयर के लिए है, फिर उसके साथ साथ वो अपना आप भी कंपेरेटिवली लगा रहा है, तो ये हो गया आपका यहाँ से रॉन्ग। यस, इस सेंटेंस में कंपेरेटिवली वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो क्या होगा सेंटेंस फिर? अगर आप सेंटेंस में कंपैरेटिवली, रिलेटिवली इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते भी हैं तो आपको इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। या तो सेंटेंस कीजिए द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड, ऐसे कीजिए, या फिर द पेशेंट इज बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर, या फिर से ऐसे कीजिए। कंपैरेटिवली और बेटर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। अ कज़न सिस्टर, बताया हुआ है आपको कज़न के साथ में कभी भी सिस्टर
या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते। कज़न के साथ में सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप सिर्फ बोलते हैं ही इज़ माई कज़न, सामने वाला अपना आप समझ जाएगा कि वो आपका भाई है। या फिर आप कहिए शी इज़ माई कज़न, सामने वाला अपना आप समझ जाएगा कि वह आपकी बहन है। तो कज़न के लिए कभी भी आप सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन इसी के जैसा एक और वर्ड होता है आपका फोस्टर। फोस्टर के लिए आप लोग ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, फोस्टर का मतलब होता है मुँह बोला। क्या होता है? मुँह बोला। शी इज़ माई फोस्टर सिस्टर, वह मेरी मुँह बोली बहन है। या फिर ही इज़ माई फोस्टर ब्रदर, वह मेरा मुँह बोला भाई है। इसी की तरह आप स्टेप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सौतेला भाई, सौतेली बहन तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप कज़न के साथ ये नहीं कर सकते इस्तेमाल, ध्यान रखना बस। ही इज़ माई कज़न, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, शी इज़ माई स्टेप सिस्टर, शी इज़ माई स्टेप मदर, ही इज़ माई स्टेप फादर, कुछ भी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कज़न के साथ ऐसा नहीं करेंगे। यस्टरडे इन द नाइट, बच्चों जब यस्टरडे कह ही दिया है तो इन द नाइट की जरूरत नहीं है। या फिर आप अच्छा होगा इस पूरे को ही हटा करके कर दीजिए लास्ट नाइट। क्या कर दीजिए? लास्ट नाइट। यस्टरडे इन द नाइट को आप कर दीजिए लास्ट नाइट, क्योंकि यस्टरडे के साथ में नाइट लगाना गलत हो जाएगा। आप कहिए लास्ट नाइट यानी कल रात। ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दिस इज द बुक, दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। इस सेंटेंस में उसने कहा दिस इज द न्यू बुक। बुक के लिए उसने इस्तेमाल किया विच का। किसका? विच का। बुक के लिए वो विच का इस्तेमाल कर चुका है। और विच माई फादर बॉट, आपको इट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, विच ने ही इसका काम ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बॉट, ये वो नई किताब है जो मेरे पापा खरीद के लाए हैं। तो यहाँ पे आप सी पार्ट में इट को हटाएंगे, आगे सेंटेंस सही रहेगा फॉर यू। ये वही नई किताब है जो मेरे पापा खरीद के लाए हैं तुम्हारे लिए। इस सेंटेंस में इट का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल के साथ में आप इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 15, कह रहे कि द थिंग वट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। द थिंग वट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है थिंग की। थिंग आपका एक वस्तु है, वस्तु के लिए आप वट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे विच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का। या फिर आप सेंटेंस को ऐसे ही रहने दो बस, वट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हेयर, ये भी ठीक है सेंटेंस। या तो द थिंग हटाई दो पूरा, या फिर वट को विच करो। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, कह रहा है कि इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। इस सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया कैम अक्रॉस के साथ विद का, जबकि कम अक्रॉस का मतलब ही है अचानक मिलना, अचानक से मिलना। तो यहाँ पे आप विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में ही एक पूरा फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, इडियम भी बोल सकते हैं इसको आप। सो इन दिल्ली ही केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स
हु हैड सेटल्ड देयर, इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 18 देखिए, कह रहा है कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। इडियम आपका सिर्फ और सिर्फ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज यानी कि बोरिया बिस्तर सहित, इसके साथ भी आप विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे विद आपका एज ए सुपरफ्लोस है। आप इसके लिए हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सुपरफ्लोस की वीडियो बना दी है, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट में आपको सुपरफ्लोस क्लियर कर दिया गया है। कह रहे कि दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज़ सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपने यहाँ पे लगाया नाउन, दिस आइडिया, दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं। जब आप किसी नाउन में एपोस्ट्रोफे लगाएं तो आपको उसके साथ में ऑफ प्लस नाउन फिर से चाहिए होता है, ध्यान रखें। अगर आपने नाउन में एपोस्ट्रोफे लगाया है तो आपको उसके बाद ऑफ प्लस नाउन चाहिएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उसने इसके बाद तुरंत वर्ब लगा दी है। तो अब यहाँ से आप एपोस्ट्रोफे ऐसा हटाइए या फिर ऑफ प्लस नाउन फिर से लगाइए, जो कि आपके पास नहीं है, तो आपको एपोस्ट्रोफे ऐसे ही हटाना होगा। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज़ सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कुछ नया भी है, ये सेंटेंस नया था, सुपरफ्लोस रूल में नहीं था ये वाला सेंटेंस। 20 देखिए, कह रहा है कि टू रिसेंट इंसिडेंट्स अप्लाई इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ILLUSTRAT इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, डिस्कस, इन शब्दों के साथ में कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस में यहाँ भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। इलस्ट्रेट अबाउट, इसके साथ अबाउट आप नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपने कहा ही डिस्कस्ड अबाउट इट, ये कहना रॉन्ग हो जाएगा। ही डिस्कस इट, ही डिस्कस इट, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक। यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में है मिस्टेक। 21 देखिए, कह रहा है कि परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्विटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर द क्लेम्स ऑफ द पार्टी स्पिरिट। इस सेंटेंस में 21 में उसने ओवरराइड के साथ फिर से ओवर का इस्तेमाल करा, जो कि रॉन्ग है। ओवरराइड हो गया या ओवरकम हो गया या ओवरथ्रू हो गया, जब इनमें पहले से ही ओवर लगा हो तो आप इनके साथ फिर से ओवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, ये सेंटेंस आपके हो जाएंगे यहाँ पे रॉन्ग। तो यहाँ पे सी पार्ट में ओवरराइड के साथ में आपको ओवर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है बात। 22 देखिए, कह रहा है कि थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। थ्रू आउट द ईयर कह रहा है, यस, उसने कहा थ्रू आउट द ईयर, या तो आप इसे करो द होल ईयर, द होल ईयर, यस, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कर दी गड़बड़ी, थ्रू आउट द होल ईयर दोनों लगा दिया, तो आप इसे थ्रू आउट द ईयर ही करो, थ्रू आउट द ईयर करो या फिर द होल ईयर करो। आप दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। होल का मतलब भी होता है पूरा, थ्रू आउट का मतलब भी होता है पूरा ही, तो यहाँ पे दोनों वर्ड सेम फैमिली के साथ नहीं आएंगे। थ्रू आउट द होल ईयर कहना गलत हो जाएगा, या तो आप यहाँ से होल हटा दो या फिर यहाँ से आप थ्रू आउट लगा दो, हटा दो, तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। सेम फैमिली के यही नहीं, कोई भी दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप इस बात को खूब अच्छे से याद रखें। खाली सुपरफ्लोस में नहीं, कहीं पे भी बच्चों जब भी ऐसा हो रहा है तो वो सुपरफ्लोस ही है। सुपरफ्लोस नाम का कोई चैप्टर नहीं है,
कोई इसके रूल नहीं है अलग से कि सुपरफ्लोज एक अलग से चैप्टर है। सुपरफ्लोज का मतलब यही है कि कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ ना आए, बस वही सुपरफ्लोज है। जैसे कि उसने कहा अगले में द रीज़न वाई, द रीज़न वाई या द रीज़न के साथ में 23 सेंटेंस में लिखे द रीज़न वाई या फिर द रीज़न के साथ में आप कभी भी बिकॉज, एज, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही कारण बताने के लिए लगता है और ये भी वर्ड आपके कारण बताने के लिए ही हैं। तो जब एक सेंटेंस में एक वर्ड लग चुका हो कारण बताने के लिए, दूसरे कारण बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो द रीज़न वाई के साथ आप पेड कंजक्शन में सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज़ दैट, सी पार्ट में बिकॉज की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा 23 के सी पार्ट में हो जाएगा आपके एरर। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, बच्चों डोंट लगा दिया है, साथ में हार्डली भी लगा रहा है, ये अपने आप में ही नेगेटिव है और हार्डली भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ एक फैमिली में नहीं आएंगे, ध्यान रखना एक ही सेंटेंस में। ये बहुत सारे नेगेटिव वर्ड हैं आपके, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। इनके साथ आप कभी भी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो गई आपकी। आप या तो यहाँ से डोंट हटा दीजिए या हार्डली, हालांकि अच्छा होगा आप डोंट ही हटाएं। 25 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे वर क्वाइट ऑल राइट। बच्चों उसने कह दिया क्वाइट और उसके बाद में ऑल राइट भी कह रहा है, ये आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे शुरू में ही, ए पार्ट में हो जाएगी तो मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 26 सेंटेंस से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। कह रहे कि दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। बच्चों यहाँ पे उसने फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहा है इस सेंटेंस में। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल क्या है, आपको यहाँ से ऑफ टाइम हटाना होगा, क्योंकि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ही समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ में ऑफ टाइम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप इसको कह सकते हैं शी स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए रुकी, या फिर आप फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो इस सेंटेंस में आपको ऑफ टाइम हटाना होगा, इसके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। जी आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शी रीइम्बर्स्ड, शी रीइम्बर्स्ड बैक। बच्चों फिर से वही बात, यहाँ पे री वाले वर्ड के साथ में उसने बैक का इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है। आपको बताया गया है कि कभी भी री वाले शब्दों के साथ में बैक या अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसके भी ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, जो कि आपको पता ही होगा खूब अच्छे से। सेंटेंस नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि प्लीज़ रिमेंबर। ये अभी बताया मैंने आपको कि सेंटेंस में प्लीज़, सॉरी ये तो ठीक है बच्चों, रिमेंबर मैंने रिक्वेस्ट से समझ लिया गलती से। प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर शरण हु इज़ अ सर्जन इज़ माई कज़न ब्रदर। यहाँ पे कज़न के साथ में आप ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मैंने शुरू में सोचा था, तो प्लीज़ रिमेंबर रिक्वेस्ट लगा दिया, जहाँ पे ब्रदर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 29 आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फनरल सर्विस। बच्चों यहाँ पे
फनल के साथ में आप सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फनल के साथ में सर्विस का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी एक सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन ही है। यस, अ फनल पोसेशन या फिर अ फनल मार्च या फिर अ फनल पाया या फिर अ फनल पाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अ फनल पोसेशन PROCESSION या फिर अ फनल्स मार्च या फिर अ फनल्स पायर या फिर अ फनल्स पाइल, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस सेंटेंस में भी हो जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 30, अनलेस यू डू नॉट। सेंटेंस में जब अनलेस आ ही गया है तो आप डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, यस, इस तरह शब्दों के साथ में आप डोंट का इस्तेमाल नहीं करते। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल। जब आपने इक्वली लगा दिया है सेंटेंस में तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल नहीं होगा। यस, इक्वली या फिर एज दोनों में से कोई एक लगाएंगे। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली, हटाएंगे यहाँ से, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सी पार्ट में से आपको इक्वली हटाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 32 देखेगा, कह रहा है कि ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। बच्चों, यहाँ पर भी दो कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है। एक तो हो गई आपकी वेदर बी पार्ट में, दूसरी कंजक्शन हो गई है एंड सी पार्ट में। दो कंजक्शन को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो मिस्टेक यहाँ पे यही हुई। दूसरी बात उसने कहा द राइट और प्रॉपर, ये दो शब्द भी एक साथ इस्तेमाल कर दिए। यहाँ पे दोहरी मिस्टेक सेंटेंस में है। वेदर के साथ अगर आपको लगाना था या तो आप लगाइए और, क्या लगाइए और, क्योंकि वेदर और का पेयर होता है, और यहाँ पे द राइट या प्रॉपर में से कोई एक आएगा तो सी पार्ट में इसकी हो जाएगी एरर, क्योंकि पूरी एरर आपके सी पार्ट में ही है। द राइट और प्रॉपर में से कोई एक लगाना होगा, सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यहाँ पे एंड हटा करके आपको और लगाना होगा। ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट और वेदर इट वाज राइट थिंग टू डू। बच्चों यहाँ पे एंड की ज़रूरत ही नहीं है, और की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो हटाना ही है ना बड़ी वाला। सो ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज प्रॉपर थिंग टू डू, बस एंड भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, द राइट भी नहीं आएगा। यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा करेक्ट अगर आप इनको हटा ही दे तो, लगा करके तो और भी मिस्टेक हो जाएगी। 33 देखिए, कह रहा है कि द इंग्लिश टीचर। बच्चों, किसी भी लैंग्वेज से पहले अगर आप दा का इस्तेमाल कर देंगे तो वो पूरी की पूरी जाति को शो करेगा। यस, जैसे कि आपने कहा द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। आपने कहा द हिंदी, तो उसका मतलब हो जाएगा हिंदू। क्या हो जाएगा? हिंदू। जबकि आप यहाँ कहना चाह रहे हैं इंग्लिश का अध्यापक, यानी कि अंग्रेजी का टीचर, तो द इंग्लिश टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। द इंग्लिश नहीं, ओनली इंग्लिश टीचर। या फिर आप इसे कीजिए द टीचर ऑफ इंग्लिश, या फिर से आप ऐसे ठीक कीजिएगा। लेकिन भाषा से पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कोई सी भाषा हो चाहे, आप उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही विशेस टू ज्वाइन द लेक्चरशिप बिकॉज ही थिंक दैट दिस इज़ अ पीसफुल प्रोसेसन। बच्चों, लेक्चरशिप का उसने इस्तेमाल किया। यहाँ पे याद रखें कि लेक्चरशिप नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। आप इसे अच्छा होगा सेंटेंस को बी पार्ट में LECTURESHIP LECTURESHIP लेक्चरशिप को हटा करके यहाँ से सिर्फ लेक्चर का इस्तेमाल करें।
लेक्चरशिप नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। यस, तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस में कई बार एरर दी जाती हैं। फ्री स्टूडेंटशिप, लेक्चरशिप, बहुत सारे के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से ही, तो ये आपके रॉन्ग माने जाते हैं। इनको कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यस, अक्सर लोगों को मैंने इस तरह का इस्तेमाल करते हुए देखा। आप लोग भी इस तरह शब्दों से बचें और आगे तक इस तरह के सेंटेंस का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर आपका, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन। बच्चों, टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन, लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे कहना चाह रहा है, टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन, ना कि टीचिंग लाइन। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। इस सेंटेंस में इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़िए। 36, नाउअडेज ही इज लिविंग इन अ फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। नाउअडेज ही इज लिविंग इन फॉरेन। फॉरेन नहीं बच्चों, क्योंकि फॉरेन के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कंट्री का भी, फॉरेन कंट्री। आप यहाँ पे अच्छा होगा कि आप एब्रोड लगा दें। क्या लगा दें? एब्रोड, या फिर यहाँ पे कंट्री लगाएं। नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया, या फिर नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन एब्रोड बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है? आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 37, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अकॉर्डिंग टू मी, बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आप कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई और वी के लिए कभी भी अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। क्लियर बात? तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में इन माई ओपिनियन एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस 38 कह रहा है कि टू वट। बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ये भी दो कंजक्शन मानी जाती हैं। टू और वट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखें आप। तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में होगी आपके एरर। डायरेक्ट इंडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें वहाँ पे दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली या टू का इस्तेमाल करना होता है। और वहाँ पे साथ साथ ये बताया जाता है कि इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे व्हाट हैज़ ऑलवेज से सेंटेंस शुरू करेंगे, बिकॉज टू से तो शुरू हो नहीं सकता। टू से शुरू करते तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना पड़ता, इसलिए इसके पहले पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। कह रहा है कि ऑल हिज फैमिली मेम्बर, ऑल हिज फैमिली मेम्बर नहीं, ऑल द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली। ऑल द मेम्बर, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। सेंटेंस के यहाँ पे पहले ही पार्ट में होगी मिस्टेक, ऑल हिज फैमिली मेम्बर नहीं, ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर वर्किंग ऑन सम ऑफ प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। इन स्पाइट ऑफ हिज इन सिंसियरिटी ही वॉज अवार्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 40 में। बच्चों यहाँ पे अच्छा होगा कि आप 100% की जगह 100% का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? 100%। यस, 100% मतलब 100%। क्या होता है? 100%। ये हमारी मातृभाषा हिंदी से लिया हुआ है। हिंदी का ही ये बस अंग्रेजी रूपांतरण है, लेकिन इसका मॉडर्न वे में यूज़ आजकल ख़त्म है। मॉडर्न वे में यूज़ 100% है, जो अंग्रेजी के हिसाब से करेक्ट माना जाता है। हिंदी में 100%।
हिंदी में आप 100% नहीं कह सकते, हिंदी में 100% ही बोलेंगे, और अंग्रेजी में 100%। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? 100%। द पासिंग मार्क्स, ये तो मैंने बहुत सुना है बच्चों के मुँह से, आपने भी सुना होगा। बस जब आप कहीं कोर्स करने जाते हैं, कहीं बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, वो बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं है वो बोलते हैं बस पासिंग मार्क्स आ जाएं, बस किसी तरह से। क्या आ जाएं? पासिंग मार्क्स, यानी कि बस पास हो जाऊं। बच्चों पासिंग मार्क्स कुछ है ही नहीं, आपको बोलना पड़ता है कि पास मार्क्स आ जाएं। क्या आ जाएं? पास मार्क्स, नॉट पासिंग मार्क्स। तो इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। मैनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी। मैनी पीपल्स, बच्चों पीपल्स लगता है शिष्यों के लिए। किसके लिए लगता है? शिष्यों के लिए, उन शिष्यों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। क्या करने आते हैं? शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना। क्या करना? शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन टीचर बनना नहीं। मैनी पीपल ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप पीपल को हटा करके स्टूडेंट का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब वो विद्यार्थी जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हो। So many students of this department are working as teachers in different public schools of this city. Each competitor tried his best to defeat to one another. 43 यहाँ पे कह रहा है कि ईच कंपटीटर, ईच जब लगा तो समझो फिक्स संख्या होगी। ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, बच्चों वन अनदर लगता है दो से अधिक के लिए। वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है दो से अधिक के लिए, जबकि यहाँ पे ईच के साथ हमेशा अदर का इस्तेमाल होता है, ना कि वन अनदर का। तो यहाँ पे ईच कंपटीटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द अदर, क्योंकि ईच के साथ हमेशा अदर का इस्तेमाल होता है, ना कि वन अनदर का। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी। कह रहे कि एज माई नेबर्स की स्पेलिंग अगर आप गौर करें तो NEIGHBOURERS, एक बहुत लंबी चौड़ी स्पेलिंग उसने लगाई है। आप यहाँ पे NEIGHBOURS का इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ नेबर्स नाम का कोई शब्द है ही नहीं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उसने यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी, इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। ही रैन एज फास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को इसमें गलती करते मैंने देखा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि एडजेक्टिव में जब LY लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। और जब नाउन में LY लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है, जैसे कि केयरफुल में आपने LY लगाया तो केयरफुली, डाउटफुल में लगाया डाउटफुली, रियल में लगाया रियली। लेकिन बच्चों फास्ट आपका एकमात्र ऐसा वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। आपको यहाँ पे LY लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही रन एज फास्ट एज ही कुड टू विन द रेस बट अनटाइमली ही लॉस्ट, अल्टीमेटली ही लॉस्ट, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन द कोर्ट। बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि बोथ वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर बोथ वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाना भी है तो आप बनाएंगे नेदर ऑफ देम से। नेदर ऑफ देम, बोथ की जगह आपको नेदर लगाना होगा। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। हालांकि बुक ने इस सेंटेंस को नो एरर कहा है, लेकिन बच्चों ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखें आप। फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। इस सेंटेंस में आप बुक से थोड़ा सा हट जाइए। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट, नेदर ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है। सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट 47।
ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। ही पुट हिज साइन की जगह आपको करना होगा सिग्नेचर, क्योंकि साइन आपका एक वर्ब है, साइन आपका एक वर्ब है, जबकि आपने लगाया हिज। हिज आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद आपको नाउन चाहिए, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही पुट हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट। फोर्थ सेंटेंस में यहाँ पे उसने कहा द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, टू द कंसर्न क्लर्क। यहाँ पे कंसर्न का प्रयोग क्लर्क के बाद होगा, क्योंकि टू कंसर्न क्लर्क यानी कि चिंतित करना किसी को, और टू क्लर्क कंसर्न संबंधित करना किसी को। टू द ऑफिसर आस्क मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, इसके सी पार्ट में हो जाएगा आपके एरर। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, आपको यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपका इनफ ने पहले ही कर दिया है। यस, आप इनफ का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, और वो भी पॉजिटिव डिग्री के बाद। टॉल इनफ, रिच इनफ, पुअर इनफ, लक्की इनफ, इस तरह से। 50 सेंटेंस, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस। बच्चों, प्लेस की जगह आपको करना होगा रूम। आई हैव लर्नड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। फ्रीशिप की जगह करना होगा फ्री स्टूडेंटशिप। ओके, तो ये था आपका सुपर फ्लो से एक प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको सोल्व कराया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार हमारा तीनों लेक्चर भी देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो यहाँ पे बस आपके लिए इतना ही। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।